गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम बता रहे थे, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार था उसमें जो केंद्रीय उच्च भूमि थी उसके बारे में। तो उसमें हम लोग देख चुके हैं इधर अरावली श्रेणी के बारे में, जो मालवा का पठार है उसके बारे में, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार। हम देखते हैं आज विंध्य श्रेणी के बारे में। तो अब हम बता चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, आप लोग बता चुके हैं कि भारत किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये था गोंडवाना लैंड का पार्ट। पहले पूरा पैंजिया था, पैंजिया का विभाजन हुआ दो पार्ट में, तो एक बना अंगारा लैंड और ये बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बाद जो ये गोंडवाना लैंड था, ये लगभग इसका भी विभाजन हुआ है। ये 200 वर्ष पहले इसका विभाजन हुआ और 200 वर्ष मिलियन पहले, यानी 200 मिलियन वर्ष पहले इसका विभाजन हुआ गोंडवाना का। तो उसमें अनेक पार्ट बने। इसके बाद यहाँ से 120 मिलियन वर्ष पहले भारत का भी यहाँ से जो अफ्रीका का पार्ट था, यानी गोंडवाना लैंड में जो अफ्रीका का पार्ट था, वहां से भारत का भी विभाजन हो गया। भारत भी वहां से टूटा और भारत किधर की तरफ चला, उत्तर पूरब की तरफ। तो भारत जब उत्तर पूरब की तरफ चला तो आप जानते हैं कि ये अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका बना, इसके बाद यूरेशिया बना। तो भारत जब उत्तर पूरब की तरफ आया तो उत्तर पूरब की तरफ आने के क्रम में भारत टकराया किससे, यूरेशिया से। भारत यूरेशिया से टकराया। यूरेशिया से टकराया तो भारतीय प्लेट भारी थी, क्योंकि हम बताए हैं कि महासागरीय प्लेट भारी होती है। तो भारतीय प्लेट पे हिंद महासागर है, तो ये प्लेट हेवी थी, महासागरीय प्लेट हेवी है। तो ये प्लेट जब हेवी थी तो ये क्या कि इस यूरेशिया पार्ट में टक्कर मारी। तो जो प्लेट भारी होता है वो प्लेट अंदर जाता है और जो प्लेट हल्का होता है वो प्लेट ऊपर की तरफ आता है, यानी कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। ये मान लीजिए हेवी प्लेट है, ये हल्का प्लेट है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। तो भारतीय प्लेट हेवी थी तो ये नीचे की तरफ गई, ये प्लेट हल्का था ये ऊपर की तरफ आया। तो उसमें भी भारतीय प्लेट जैसे जब टक्कर लगा तो भारतीय प्लेट भी जहां जहां से कमजोर थी वहां से टूट गई, यानी वहां से चटक गई। तो जब वहां से टूटी तो उस समय भूसन्नतियां बनी। और भूसन्नति क्या होती है ये आपको हम हिमालय के चैप्टर में बता चुके हैं। भूसन्नति क्या होती है वो भी जान जाइए। भूसन्नति क्या होता है, एक लंबाई में विस्तृत और जिसकी गहराई क्या हो, कम हो। लंबाई बहुत ज्यादा हो, गहराई कम हो, यानी लंबाई में विस्तृत और गहराई में कम एक जलीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, जलीय क्षेत्र होता है, उसी को बोलते हैं क्या, भूसन्नति। तो यहाँ पे दो भूसन्नतियां बनी, एक यहाँ पे भूसन्नति बनी, एक इस क्रम में भूसन्नति बनी और एक यहाँ पे भूसन्नति बनी। तो यहाँ पे जो भूसन्नति बनी उससे बनी कुड़प्पा, यानी पूर्वी घाट। जो यहाँ से भूसन्नति बनी वहां से पूर्वी घाट बना। और यहाँ पे जो भूसन्नति बनी वहां से क्या बना, विंध्यन पर्वत बना। क्योंकि इसमें बताए हैं कि भूसन्नति में नदियां अवसाद लाके जमा करती हैं। जब अवसाद लाके जमा करती हैं ऐसे कि इसके बाद वहां क्या होता है, उसमें बलन पड़ती है। बलन पड़ने का मतलब कि इसमें दो प्लेट कंजर्व होती है, यानी दो प्लेट का क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब अभिसारी। अभिसारी यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चलती हैं, इधर इधर। तो जो ये बीच वाला पार्ट मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जब दबेगा तो ये वाला पार्ट उठ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, उठ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, फोल्ड पड़ा। जब यहाँ पे फोल्ड पड़ा तो जो ये अवसाद थी, अवसाद ऊपर की तरफ उठ गई। मान लीजिए जो अवसाद लाई है, जो भी डिपोजिशन यहाँ पे नदियों द्वारा किया गया है, वो डिपोजिशन क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया। तो जब ऊपर की तरफ उठा तो उसी से क्या बना, विंध्य श्रेणी बनी।
उसी से क्या बनी, विंध्य श्रेणी। तो ये क्या है, विंध्य श्रेणी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ ये तो आप जान गए। तो इसी जो विंध्य श्रेणी है, तो जब विंध्य श्रेणी को देखेंगे, ये मान लीजिए क्या है, विंध्य रेंज है, और इसी का एक्सटेंशन आगे में कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सोनपर हिल्स, यहाँ पे क्या है, एक सोनपर हिल्स है। तो ये जो पार्ट माना जाता है, ये सब किसका, इसी विंध्य श्रेणी का पार्ट माना जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, फाल्ट है, यहाँ पे फाल्ट है। फाल्ट कैसे बना, जब प्लेट टकराए उससे, तो जब प्लेट टकराने के बाद जो कमजोर यहाँ पे जो प्लेट थी वो क्या हुई, चटक गई, चटक के वो प्लेट टूट गई। मान लीजिए प्लेट टूटेगी तो नीचे की तरफ धसी, जब प्लेट नीचे की तरफ धसी तो यहाँ पे एक फाल्ट बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक फाल्ट बन गया। यहाँ पे मान लीजिए एक फाल्ट बन गया, ये क्या है, एक फाल्ट है, ये एक भ्रंश है, भ्रंश है। तो ये भ्रंश जो है, इसमें कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, इस भ्रंश में नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद एक और पर्वत है, यहाँ पे एक और पर्वत है, इसको बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम पर्वत बना रहे हैं। ये बिंद, ये है कैमूर। इसके बाद ये मान लीजिए भ्रंश है, यहाँ नर्मदा नदी है। इसके बाद फिर एक पर्वत बना यहाँ पे, यह सतपुरा, महादेव, मैकाल। इसके बीच में एक और भ्रंश है, यहाँ पे एक और फाल्ट पड़ा, एक और फाल्ट पड़ा है, यहाँ से एक और फाल्ट पड़ा है। और ये फाल्ट में कौन सी नदी है, तापी नदी, ये है तापी नदी। तो ये अगर मान लीजिए हम बनाए यहाँ पे, तो ये विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी के बाद एक और यहाँ पे फॉल्ट है, जिसमें महादेव, मैकाल, ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी है। इसके बाद एक और भ्रंश है यहाँ पे, जिसमें कौन सी नदी बह रही है, तापी नदी, यानी तापी नदी, तापी है, इसको बोलते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो इस प्लेट का देखेंगे कि कुछ इस तरफ से निर्माण है, यानी ये मान लीजिए यहाँ से ये प्लेट है, तो ये बना विंध्य पर्वत। तो जो भ्रंश बनेगा, मान लीजिए कोई पर्वत का इधर से, तो मान लीजिए इसका ढलान, मान लीजिए इसका स्लोप कुछ होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ जो फॉल्ट पड़ेगा, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये पार्ट है, ये मान लीजिए दो पार्ट है, ये मान लीजिए पार्ट मेरा विंध्य पर्वत है। जब फॉल्ट पड़ेगा तो यहाँ पे इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, खड़ा ढाल हो जाएगा। फॉल्ट पड़ने का मतलब ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसका ढाल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे खड़ा ढाल है, खड़ा ढाल के बाद ये नर्मदा नदी की भ्रंश है, ये नर्मदा की भ्रंश है। नर्मदा की भ्रंश के बाद यहाँ पे फिर एक खड़ा कगार नुमा ढाल है, यहाँ पे एक खड़ी ढाल है, और यहाँ पे जो बना है ये सतपुड़ा पर्वत बना है, ये है सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद फिर एक भ्रंश है, इसके बाद ये वाली पठार, यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट, यानी ये विंध्य श्रेणी है, ये पहले है, इसके बाद इसका भ्रंश है, भ्रंश के बाद ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा के बाद ये तापी का भ्रंश है, तापी के भ्रंश के बाद ये जो दक्कन का पठार आ जाता है। तो ये है दक्कन का पठार, ये विंध्य श्रेणी, ये है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा कैसे बना, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन कहने का मतलब कि ये भ्रंशोत पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये तो फोल्डेड माउंटेन है, ये बलित पर्वत है। एक तरफ से ये देखेंगे तो बलित पर्वत है, और एक तरफ से ये जो देखेंगे तो ये भ्रंशोत पर्वत भी है, यानी इसका फोल्डेड माउंटेन भी है एक तरह से, तो ये अवसाद से उठा, और दूसरी तरफ ये भ्रंशोत पर्वत भी हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भ्रंश की तरह दिखेगा, यानी खड़ा कगार नुमा जो ढाल है वो भ्रंशोत पर्वत का बनता है। तो ये कैसे बना,
मान लीजिए कि यहाँ कोई पार्ट, ये मान लीजिए बिंद श्रेणी है, ये मान लीजिए बिंद श्रेणी था, इसके बाद ये कुछ पार्ट था मान लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ कुछ पार्ट उठा हुआ था, चाहे यहाँ मान लीजिए कि जो सतपुड़ा है, पहले सतपुड़ा को देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए प्लेट में चटकन पड़ी, चटकन पड़ने के बाद अचानक क्या हुआ कि ये वाला पार्ट धंस गया, मान लीजिए ये वाला पार्ट ये नीचे की तरफ चला गया कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, और यहाँ पे भी मान लीजिए अचानक ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ चला गया, तो इसके दोनों तरफ खड़ी ढाल हो जाएगी। तो जो यही जो पार्ट नीचे की तरफ गई, ये जो भ्रंश के कारण ये जो नीचे की तरफ गई, ये जो नर्मदा भ्रंश बनी, तो इधर में क्या बना, फाल्ट पड़ा, इसका मतलब यहाँ प्लेट कमजोर थी, तो जब ये वाला प्लेट कमजोर था इसका मतलब यहाँ टूटा, टूटने के बाद ये नीचे की तरफ गई, तो यहाँ पे जो भ्रंश बना ये नर्मदा भ्रंश, नर्मदा भ्रंश, और ये जो बना ये सतपुड़ा भ्रंश, सतपुड़ा सॉरी ये ताप्ती भ्रंश, ताप्ती भ्रंश। तो जब ये ताप्ती भ्रंश बनी और ये नर्मदा भ्रंश बनी, तो यही जो बीच में उठा हुआ पार्ट है, यही जो बीच में इसके पीछे में जो उठा हुआ पार्ट इस तरह चला जाएगा, जो ये पार्ट इस तरह से उठा हुआ चला जाएगा, ये वाला पार्ट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, यही है सतपुड़ा। सतपुड़ा यही पर्वत है जिसमें सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है, तो इसी में मान लीजिए इसका 3 पार्ट डिवाइड हो जाएगा कुछ इस टाइप से, तो इसका मान लीजिए 3 पार्ट, एक तो ये है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, इसका 3 श्रेणी बना। अब ये कैसे बना आपको पता चल गया, तो यहाँ पे ये बिंद, बिंद के बाद ये नर्मदा, नर्मदा के बाद ये है ताप्ती नदी। तो ये जो सतपुड़ा है ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक पर्वत है। ये एक बार कहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सी है, तो उसमें अरावली का दिया था, इसके बाद विंध्यन दिया था, सतपुड़ा दिया था, और चौथा मान लीजिए कोई ऑप्शन दे देगा, जब पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, तो ब्लॉक पर्वत कौन सी होगी, सतपुड़ा होगी। तो जो ये वाला रेंज है विंध्य श्रेणी, ये काफी कट छट गई है, क्योंकि हम जब चट्टाने बता रहे थे तो चट्टाने बताने के क्रम में हम आपको बताए थे कि इसमें आर्कियन, फिर धारवाड़, धारवाड़ के बाद पुरान समूह में कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन बनी थी, तो ये उस टाइम में ये पर्वत बना था। तो ये पर्वत पे बहुत से नदियां बही, यहाँ बारिश हुआ, बारिश के कारण यहाँ इसका अपक्षय अपर्दन हुआ, हवाएं बही, हवाओं के कारण यहाँ पे क्या हुआ, अपक्षय अपर्दन हुआ। चाहे इस पे लोग आप कहीं भी देखते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, कभी पृथ्वी पे भी आप घूमते हैं समतल जगह पे, तो वहां पे भी देखेंगे कि उस धरती का क्या होता है, अपक्षय अपर्दन उस जगह पे होता रहता है। यहाँ पे भी लोग जब पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं तो उससे भी यहाँ अपक्षय अपर्दन होते रहता है। तो ये एक तरह से अवसाद के रूप में नदियां, ये पर्वत बच गया है। पहले ये पर्वत ऊंचाई पे हुआ करता था, लेकिन अब ये अवसाद के रूप में बच गया है। तो ये अरावली की तरह नहीं है, लेकिन ये अरावली से नया है, तो अरावली की तरह होगा भी नहीं, क्योंकि जो पहले है उसका ज्यादा अपर्दन हुआ होगा। तो ये जब भूषणती बनी, विंध्यन भूषणती, उसके बाद का है, लेकिन इसमें भी अक्षय अपर्दन हो रहा है, इस नदी का भी, इस पर्वत का भी। तो जो विंध्य श्रेणी है इसका विस्तार देखेंगे, तो इसका विस्तार इधर गुजरात में भी इसका कुछ पार्ट चला आता है, कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी, और ये मेनली एमपी से लेकर ये बिहार तक, सासाराम बिहार तक है, सासाराम एमपी में होशंगाबाद से सासाराम बिहार। और चौड़ाई में देखेंगे तो चौड़ाई में ये राजस्थान वाला भी एरिया ले लेता है। तो ये मेनली एमपी सासाराम में बिहार तक ये फैला है, जिसमें ये विंध्य श्रेणी है, इसके बाद ये है कैमूर श्रेणी, इसके बाद इसका कुछ पार्ट पारसनाथ पहाड़ी पड़ता है झारखंड में, इसके बाद सोनपुर हिल्स एमपी में पड़ता है। तो उसे खैर मतलब नहीं है। यहाँ पे विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखिए, इसकी ऊंची चोटी
जिसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, या इसको बोलते हैं गुडविल पीक, गुडविल पीक, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक बोलते हैं। जो इस क्रम में चट्टानें बनी, तो यहाँ पे चट्टान बनेगी पुराण समूह में कुडप्पा के बाद जब विंध्यन भूसंती होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चट्टानों का अवसादीकरण हो रहा है। तो जब चट्टानों का अवसादीकरण हो रहा है, यानी आर्कियन से थरवार बना, तो आर्कियन से जब थरवार बना तो कैसे बना, आर्कियन का अवसादीकरण हुआ, यानी उसी के आर्कियन के टूटने फूटने से, अवसादीकरण से जो बना वो था धरवार क्रम की चट्टान। उसके बाद उसके जो अवसादीकरण से बना वो था कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्य बनी। तो इसमें क्या पाई जाएगी, भवन निर्माण सामग्री, इसमें भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है, भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। इसमें भवन निर्माण सामग्री पाई जाएगी। इसमें क्या पाया जाएगा, संगमरमर, क्वार्जाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, पायराइट्स, पायराइट। इस संगमरमर का उपयोग तो आप जानते हैं। इसमें लिख लीजिए एक और, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जिसमें भारत के अनेक भवन निर्माण किए गए हैं। जिसमें आप देखेंगे अनेक किला देखेंगे, जैसे फतेहपुर सीकरी हुआ या हुमायूं का हुआ, जामा मस्जिद हुआ, लाल किला हुआ। तो ये सब क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित जगह देखेंगे तो ताजमहल देखेंगे। ताजमहल के बाद विक्टोरिया मेमोरियल जो बनाया अंग्रेजों ने, वो भी क्या है, संगमरमर से बना है। इसके बाद क्वार्जाइट, चूना पत्थर बिहार में देखेंगे, चूना पत्थर आमझौर में। तो यहाँ पे देखेंगे सीमेंट की कारखाना है जो डालमिया नगर में है। इसके बाद इस पायराइट से क्या होता है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। ये भी लगभग बिहार में 95% पाया जाता है। पायराइट से बिहार में लगभग 95% पाया जाता है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। ये जो पर्वत बना है यहाँ पे, विंध्य पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, तो इसमें हम बता चुके हैं कि जब यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि है, केंद्रीय उच्च भूमि है यहाँ पे, यहाँ पे जब केंद्रीय उच्च भूमि है तो केंद्रीय उच्च भूमि से जो इसका जो यहाँ पे जो ढाल है, वो ढाल किधर की तरफ है, यहाँ से जो ढाल है वो ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है, इधर की तरफ है। और जो यहाँ पे ढाल है वो इधर की तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ। तो जो यहाँ पे नदियां होगी वो अपनी जल को कहाँ लेकर जाएगी, उत्तर पूर्व की तरफ। और यहाँ पे जो होगा वो दक्षिण पूर्व की तरफ लेकर आएंगी। तो जो ये वाला एरिया है, ये पानी की कमी से जूझते रहता है, ये पानी की कमी से ये वाला एरिया जूझते रहता है। तो जो ये नर्मदा नदी है, इसी की सहायता से यहाँ पे जीवन, लगभग यहाँ पे कृषि सिंचाई की जाती है अनेक प्रकार के डैम को बनाकर। जो ये नर्मदा नदी जो फॉल्ट में बह रही है, इसी पे अनेक प्रकार के डैम बनाए गए हैं, इसी नर्मदा नदी पे। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मलबा का पठार है। और हम पिछले क्लास में जो मलबा का पठार टॉपिक था उसे बताए थे कि यहाँ से जो नदियाँ, यहाँ पे जो बारिश होती है, हम ये भी बताए थे कि ये आग्नेय चट्टान से बनी है। तो जब आग्नेय चट्टान से बनी है, इसका मतलब इसमें क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाएगा, इसमें पोरस नहीं होगा। और जब ये पोरस नहीं होगा तो इसका मतलब उसका जल का रिसाव उसके अंदर नहीं होगा। तो जब जल का रिसाव अंदर नहीं होगा तो भूमिगत जल की वहां पे कमी पाई जाएगी, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है, तो इधर से दक्षिण उत्तर पूर्व की तरफ नदी का फ्लो है, इधर दक्षिण पूर्व की तरफ। तो
ये वाला जो एरिया था, ये जो मालवा का पठार वाला, ये वाला एरिया सूखे से ग्रसित रहता था। तो उसी सूखे को दूर करने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र भी, गुजरात सरकार भी, मध्य प्रदेश की सरकार भी, राजस्थान की सरकार भी, उन्होंने क्या किया है कि इस नर्मदा नदी पे अनेक प्रकार के डैम निर्मित किए हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे पर्वत है ये वाला, और यहाँ पे मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, इसी के बीच में नर्मदा नदी फाल्ट में बह रही है, इसी भ्रंश में। तो सरकार ने मिलकर क्या किया है कि यहाँ पे ये जो फॉल्ट है, जो सकरा एरिया है, यहाँ पे अनेक प्रकार के डैम बना दिया है नर्मदा नदी पे और इनकी सहायक नदियों पे। जैसे तवा नदी पे तवा डैम है, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, नाम सुने होंगे सरदार सरोवर डैम, ओंकारेश्वर डैम या इंदिरा सागर डैम, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी पे ही बांधे गए हैं। जब इससे क्या करता है कि इस डैम से अनेक स्टेट को सहायता मिलती है। जैसे सरदार सरोवर डैम है, यहाँ से राजस्थान सरकार भी लाभान्वित है, गुजरात सरकार भी, और यहाँ से महाराष्ट्र सरकार भी लाभान्वित है। इसके बाद एमपी में तो है ही, तो एमपी सरकार भी लाभान्वित है। यानी ये लगभग 4 स्टेट को लाभान्वित कर रहा है, राजस्थान, गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एमपी। तो ये जो डैम बनाए गए इसमें अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनाई जाती है। तो यहाँ सरदार सरोवर डैम, इसके बाद अनेक प्रकार के डैम, इसमें जब डैम के चैप्टर आएंगे तो उसे बताएंगे। जैसे इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, तवा नदी पे तवा जलाशय, ये सब बनाकर क्या किया जाता है, इस क्षेत्र में जो सूखे से ग्रसित है उसमें यहाँ से जो पानी है इसको ले जाकर इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जाती है, ताकि ये जो एरिया है उसे सूखाग्रस्त से बचाया जा सके। और इसी के कारण इधर देखेंगे तो खेती भी, दलहन की खेती हुआ, तिलहन की खेती हुआ या सोयाबीन की खेती हुई, क्योंकि ये वाला एरिया काली मिट्टी से बना है, बेसाल्ट चट्टान से, और जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में देखेंगे कि दलहन, तिलहन, कपास की खेती संभव हो सकी है। किसके कारण, ये जो जलाशय को, ये जो नदी को रोककर जो डैम है उसके पानी की सप्लाई इस क्षेत्र में की जाती है। तो ये था विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूर्वी घाट, इसके बाद फिर पश्चिमी घाट, इसके बाद दक्कन का पठार, इसके बाद ये पठारी है, ये वाला जो चैप्टर है पठार का ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नदियों के चैप्टर में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।